छत्तीसगढ़ जो है पूरे भारत के सबसे समृद्ध धरती में से एक है। तो हमने भरकस प्रयास किया, भरकस लड़ाई की, लेकिन चुनाव में अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आए और जनता में व्यापक रोष था और वो चाह रहे थे कि कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हारे। धीरे धीरे छोड़ के चल दिए, लेकिन आज भी जनता कांग्रेस के पास ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता और जनता का अभाव नहीं है। कांग्रेस की ये सरकार कोरबा के मामले में खासकर नगर निगम में पूरा 100% फेल है। तो यहाँ इतना सब होने के बाद भी यहाँ की जनता या यहाँ का आम आदमी इतना गरीब क्यों है? छत्तीसगढ़ में आगामी समय में विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के वोकल टीवी लगातार हर एक विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर और लगातार वहां का सियासी मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार राजनेताओं या फिर जनता सबसे आम चर्चा करके क्या कुछ मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर कितना जनता मुखर है, नेता मुखर है, साथ ही साथ पिछले 4.5 साल में कितना विकास हुआ है, किन मुद्दों को लेकर के विधायक ने कामकाज किया, इसको लेकर के जनप्रतिनिधि हो या फिर जनता लगातार चर्चा करो। इसी क्रम में हमारे साथ एक ऐसे जनप्रतिनिधि है जो लगातार कोरबा जिले में तमाम विषयों को लेकर के मुखर है और हम परिचय कराना चाहते हैं। हमारे साथ पवन अग्रवाल जी है। पवन अग्रवाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वोकल टीवी पर। धन्यवाद। मैं वोकल टीवी का स्वागत करता हूँ कोरबा में अपने ऑफिस में, और बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं और निरंतर ऐसा करते रहें जिससे आपको ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अग्रवाल जी, मैं आपको परिचय कराना चाहता हूँ, जितना जानकारी मुझे है, जिस तरीके से जब छत्तीसगढ़ में जोगी जनता कांग्रेस का गठन हुआ तो समय से आप लगातार जुड़े हैं, लगातार स्वर्गीय अजीत जोगी का आपको आशीर्वाद मिलता रहा है और उन्हीं को ध्येय में रखते हुए आपने अब तक जो पार्टी है वो आपने अब तक ज्वाइन करके रखा है। कई ऐसे उतार चढ़ाव भी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने तीसरे दल उभरने के बाद देखा है। कैसे देख रहे हैं आपकी जो एंट्री है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में, कैसे हुई? मैं पॉलिटिक्स में 2009 लास्ट में माननीय अजीत जोगी जी और भाई अमित जोगी जी के नेतृत्व में मैं आया था। तब हम लोग सब कांग्रेस में थे। कुछ ऐसे कारण बने कि 2016 6 जून को छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्रीय दल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का उदय हुआ और माननीय अजीत जोगी जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो उन्हीं के साथ मैं और मेरे से जुड़े हुए कोरबा शहर के, कोरबा जिले के समस्त कार्यकर्तागणों ने जनता कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके उपरांत 2018 20 नवंबर को पोलिंग थी। चारों विधानसभा में बहुत बड़ा लक्ष्य था जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता बनाना, बूथ के कार्यकर्ता बनाना। और चूंकि चुनाव चिन्ह नया मिलने वाला था और चुनाव चिन्ह हमको मिला भी बहुत लेट, जुलाई 15 से 20 तारीख के बीच में 2018 में चुनाव चिन्ह आया। रेनी सीजन था, बरसात का समय था, तो बहुत ज़्यादा उस चुनाव चिन्ह का प्रचार नहीं हो पाया और उसको लेके थोड़ा सा दिक्कत हुई। फिर भी चारों विधानसभा में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। बसपा के लिए हम लोगों ने पाली तानाखार छोड़ा था, क्योंकि बसपा हमारी अलायंस पार्टी थी, उससे हमारा गठबंधन था। और 3 सीटों पे हम लोगों ने जनता कांग्रेस के हल चलाता किसान छाप पर चुनाव लड़ा था, जिसमें रामपुर में हमारे प्रत्याशी जो वर्तमान समय में कांग्रेस में हैं फूल सिंह राठिया जी, वो दूसरे नंबर पे रहे और वहाँ पे कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी। और कटघोरा में भी स्वर्गीय गोविंद सिंह राजपूत जी, जो उस समय हमारी पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो 30,000 से ज़्यादा मत प्राप्त करने में सफल हुए थे। और यहाँ मेरे पिताजी आदरणीय राम सिंह अग्रवाल जी, जो कि इस पार्टी के फाउंडर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़े थे और लगभग 21,000 मत हम लोग को मिला था। 21,000 मतदाताओं ने हमारे ऊपर विश्वास किया था। और शहरी सीट है, शहर के मतदाता अलग विचारधारा, अलग सोच के लोग होते हैं। फिर भी पूरे छत्तीसगढ़ के जितने नगर निगम थे वहाँ वोट ऑफ परसेंटेज और नंबर ऑफ वोट, सबसे अधिक वोट कोरबा के प्रत्याशी को मिला था। तो हमने भरकस प्रयास किया, भरकस लड़ाई की, लेकिन चुनाव में अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आए और हमारी पार्टी 5 सीटों पे और बसपा अलायंस के साथ मिला के 7 सीटों पे 7 विधायक हमारे बने। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को और बूथ से लेके पूरे प्रदेश तक के लोगों को ये उम्मीद थी कि माननीय अजीत जोगी जी की सीटें और ज़्यादा आएंगी इस पार्टी की और इस सरकार में सीधा हम लोग का दखल होगा। जब वो पार्टी उनकी अपेक्षाओं पे पूरी नहीं उतरी तो ग्रास रूट से लेके जो बड़े चेहरे थे जिन्होंने इस चुनाव को फाइट किया था,
वो धीरे धीरे करके आने वाले लोकसभा, फिर उसके बाद नगर निगम, ग्राम पंचायतों के चुनाव में धीरे धीरे छोड़ के चल दिए। लेकिन आज भी जनता कांग्रेस के पास ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता और जनता का अभाव नहीं है, और इस चुनाव में भी हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, पूरी 90 सीटों पे लड़ेंगे और हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। लगातार स्वर्गीय अजीत जोगी का ये सपना रहा है कि जो निर्णय हो छत्तीसगढ़ से हो। तमाम विषयों को लेकर लगातार जिस तरीके से हुंकार भरा था, और हुंकार में बहुत हद तक छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस सफल रहा, लोगों को समझाने में सफल रहा किस तरीके से जो राष्ट्रीय पार्टी है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो नेतृत्व करते हैं उसको नकारते थे लगातार, और उसको लेकर लगातार सपनों को सौदागर भी कहा जाता था। क्या कुछ सपना था और किस तरीके से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की जो सपना है वो आज भी बरकरार है? माननीय अजीत जोगी जी जब तक कांग्रेस में रहे या कांग्रेस के बाद उन्होंने एक क्षेत्रीय दल बनाया, उनकी एक ही मानना था और एक ही इच्छा थी कि छत्तीसगढ़ जो है पूरे भारत के सबसे समृद्ध धरती में से एक है। यहाँ का ये राज्य जो है, लेकिन यहाँ के लोग लगभग सबसे गरीब राज्यों में से एक में गिनती होती है। उनकी इच्छा थी कि जब समृद्ध राज्य है तो यहाँ के लोग भी समृद्ध होने चाहिए। उनका मानना था कि यहाँ हीरा भी है, सोना भी है, कोयला भी है, बॉक्साइट भी है और हर प्रकार की धातु जो अन्य राज्यों में उपलब्ध नहीं, आयरन ओर से लेके सब, वो इस राज्य में उपलब्ध है। तो यहाँ इतना सब होने के बाद भी यहाँ की जनता या यहाँ का आम आदमी इतना गरीब क्यों है, ये इनके मन में एक पीड़ा थी। और कहीं ना कहीं उनका ये मानना था, चूँकि राष्ट्रीय पार्टियों के निर्णय दिल्ली में बैठ के होते हैं, वहाँ से मुख्यमंत्री डिसाइड होता है, वहाँ से पॉलिसियाँ डिसाइड होती हैं, उसके कारण छत्तीसगढ़ का विकास अवरुद्ध होता है और यहाँ का आम आदमी तक उसका फ़ायदा नहीं पहुँच पाता। उनको ऐसा लगता था कि अगर छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्रीय सरकार बनती है और आम जनता की सरकार बनती है तो हमारा आयरन और जो चीन जापान जा रहा है, जो सेंट्रल के एक एग्रीमेंट पे जा रहा है, उस एग्रीमेंट का फ्यूचर में नवीनीकरण नहीं होगा, या उस एग्रीमेंट के बदले हम सेंट्रल से कुछ मुआवजा के रूप में कुछ प्राप्त करेंगे ऐसा जिससे छत्तीसगढ़ का विकास हो। और पूर्व में भी आपको मालूम होगा कि जब 3.25 साल लगभग वो मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में ऐसी नींव रखी कि आज ये छत्तीसगढ़ आपको 20-22 साल बाद एक स्टेबल राज्य के रूप में दिख रहा है। जबकि उसी समय छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड का भी एक निर्माण हुआ था। झारखंड में आज लगभग 23 सालों बाद गिनती नहीं है इतने मुख्यमंत्री चेंज हो गए, और उसके पास भी सभी वो व्यवस्थाएं हैं जो छत्तीसगढ़ में है, सभी खनिजों से वो भी संपन्न है, लेकिन आज भी वो हमसे हर मामले में पिछड़ा हुआ है। तो अजीत जोगी जी ने उस जो 2.5-3 साल के कार्यकाल में जो काम किया वो मील के पत्थर साबित हुए। उन्हीं के समय धान सरकारी रेट समर्थन मूल्य पे खरीदी शुरू हुई, छत्तीसगढ़ का उन्होंने समर्थन मूल्य निर्धारित किया। उसी समय उन्होंने मितानिन की व्यवस्था की। उसी समय उन्होंने 3 साल के मेडिकल का एक कोर्स चालू किया। उसी समय उन्होंने बहुत सारे शिक्षा क्षेत्र में यूनिवर्सिटियां छत्तीसगढ़ में डेवलप की, जिसकी आपको बड़ी बड़ी 5-6 यूनिवर्सिटी उन्हीं की देन है। उसी समय उन्होंने जितनी राइस मिल बंद पड़ी थी उसको कस्टम मिलिंग के माध्यम से चालू करवाया। उसी समय उन्होंने जितने लोहा के प्लांट, आयरन ओर के प्लांट और अन्य लोहे से संबंधित जो प्लांट हैं उनको बिजली में सब्सिडी दी, जिसके कारण वो प्लांट पूरे जीवित हुए। और हर प्रकार के छत्तीसगढ़ के एक एक रोड को उन्होंने बनाया। लोग बाग बोलते थे कि उस ज़माने में कि छत्तीसगढ़ के रोड इतने बढ़िया हैं कि जहाँ खटर पटर शुरू हो जाए समझ लो मध्य प्रदेश या उड़ीसा आ गया है, इतने छत्तीसगढ़ के रोड अच्छे थे। उन्होंने खरसिया में नहर बनवाई जिससे कि कई हज़ार हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होने लग गई और डबल तिबल फसल वहाँ के किसान लेने लग गए। जोगी डबरी नाम से उन्होंने एक योजना चालू की कि जहाँ गांव के गरीब आदमी को या किसी वार्ड के आदमी को नहावन में दूर जाना पड़ता है या पानी का लेवल दिन प्रतिदिन घट रहा है, तो दोनों काम के लिए उन्होंने जोगी डबरी का निर्माण किया। एक तो पानी का लेवल मेंटेन हो गया और दूसरा जो नहावन की समस्या थी गांव में, जो 5-5, 10-10 किलोमीटर लोगों को दूर जाना पड़ता था, वो सब वहीं होने लग गया, तो वो भी एक राहत का काम हुआ। उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के गरीब कोरवा आदिवासी, भैना आदिवासी जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र होते हैं, उन आदिवासी समाज को 10 किलो चावल देने की योजना भी अजीत जोगी जी ने चालू की। बाद में इन्होंने उसको बढ़ा के 35 किलो कर दिया और राष्ट्रीय स्तर पे सोनिया गांधी जी ने भी उसको एक्सेप्ट किया और सेंट्रल से भी लगातार 25 किलो चावल स्टेट गवर्नमेंट के पास आता था। बहुत सी इनकी ऐसी योजनाएं थी जिन योजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन योजनाओं का स्वागत किया गया और देश ने भी उन योजनाओं को अडॉप्ट किया। और आज उस योजना को देख के लगता है
कि वो ही सोच सकते थे 22-23 साल पहले इन योजनाओं के बारे में, जबकि उस समय इतना बड़ा दृष्टिकोण और किसी आदमी और नेता के पास नहीं था। क्या वजह मानते हैं अजीत जोगी लगातार जिस तरीके से काम किए, तमाम तरह की योजनाएं उन्होंने लाया, घोषणा पत्र में जो हमको देखने मिला, कांग्रेस और जोगी कांग्रेस का घोषणा पत्र थोड़ा मिला जुला दिख रहा था, तो ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अजीत जोगी का जो विज़न है, जैसे आपने कहा कि तमाम तरह की अजीत जोगी ने योजनाएं लाए, उसको कई राज्यों ने अडॉप्ट भी किया। क्या लगता है पिछले बार के चुनाव में अगर जिस तरीके से स्थिति जोगी कांग्रेस की बनी और कांग्रेस का जो स्थिति रहा, जिस तरीके से भारी बहुमत के साथ कांग्रेस ने जीत हासिल किया, क्या लगता है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का जो अजीत जोगी का जो विज़न था घोषणा पत्र में, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस कॉपी करने की कोशिश किया, उसका फल मिला? माननीय अजीत जोगी जी ने छत्तीसगढ़ क्या भारत में एक नई परंपरा शुरू की कि कोई भी क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय पार्टियां जो चुनाव में जनता से जो वादे करती है या घोषणा करती है उसको वो मूर्त रूप दे, समय रहते उसको पूरा करे, जिससे कि छत्तीसगढ़ की जनता को या किसी राज्य की जनता को फ़ायदा हो। उसके लिए उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला और उन्होंने स्टाम्प पेपर में बाकायदा शपथ पत्र के माध्यम से हाई कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत किया और उसमें जो हमारी घोषणाएं थी कि हम बिजली बिल 2000 के रेट में लेंगे, सन 2000 में जो बिजली बिल का रेट था उस रेट में बिजली का बिल लेंगे, 2500 रुपये किसानों को समर्थन मूल्य देंगे, 2 या 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, ऐसी जितनी योजनाएं, पूर्ण शराबबंदी की उसमें जोगी जी ने आश्वस्त किया था। और मितानिनों से लेकर आंगनबाड़ी सहायिकाओं से लेकर आपके अपने रसोइयों से लेकर शिक्षा कर्मियों से लेकर सब का मानदेय और तनख्वाह बढ़ाने का उसमें वादा था। और बहुत से ऐसे वादे थे जो कि सेम कॉपी कांग्रेस ने किया। चूंकि 15 साल का कुशासन भारतीय जनता पार्टी का जनता त्रस्त हो गई थी और रमन सिंह के राज को पलटना चाह रही थी और जनता में व्यापक रोष था और वो चाह रहे थे कि कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हारे। अब उनको चुनना था कांग्रेस और जनता कांग्रेस में से। माननीय अजीत जोगी जी का मई में स्वास्थ्य खराब हुआ, जिसके कारण अगले 2-2.5 महीने के लिए वो दिल्ली में एडमिट हो गए। वो हमारा सबसे पीक समय था 2018 का, जिसमें पार्टी एकदम शिथिल हो गई। दूसरा, पार्टी में सभी प्रकार के कार्यकर्ता जो थे पुराने नए जरूर जुड़े थे, लेकिन उनका जिस ढंग से एक उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होना था वो नहीं हो पाया। प्लस फोकस तरीके से उस चुनाव को नहीं लड़ा गया। तो लोगों को राहुल गांधी जी ज़्यादा परफेक्ट दिखे, जिन्होंने गंगा जल उठा के ये घोषणा की थी कि मैं ये सरकार बनने के बाद ये सभी काम करूँगा। तो उसमें हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वो 2 महीना जो हम लोग थोड़ा शिथिल हो गए, नई टीम, नई कार्यकर्ता और नई विचारधारा के साथ हम चुनाव में उतरे थे और हमारी योजनाओं के कॉपी करने के कारण अजीत जोगी जी से ज़्यादा भरोसा लोगों ने राहुल गांधी जी पे किया, जिसके कारण ये परिणाम आए हैं। चुनाव के बाद ये भी सुनने मिला कि जोगी कांग्रेस और कांग्रेस, इसको लेकर लोग कंफ्यूज थे। इसको लेके लोग बहुत कंफ्यूज थे। चुनाव में जब पूरा हम लोगों ने एनालिसिस किया कि ये चुनाव में अपेक्षाकृत परिणाम क्यों नहीं आए, तो इसके बहुत सारे कारण आए। पहला कारण यही आया कि घोषणा पत्र जो था उसकी कॉपी कांग्रेस ने सेम टू सेम कर ली। दूसरा, किसी समय पूर्व में अजीत जोगी जी ने कोई बयान दिया होगा कि पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ वो नहीं रहती और कभी भी किसी के साथ भी आदमी सरकार बना सकता है, कभी दिया होगा किसी मद में, किसी संदर्भ में। उसको कांग्रेस ने गलत ढंग से 5 दिन पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव के इस्तेमाल किया। उससे जो अजीत जोगी जी के कोर वोट हैं, या उनको चाहने वाला जो गरीब SC ST माइनॉरिटी जो वर्ग है, सर्वहारा वर्ग जो है, वो ट्रांसफ़र हो गया वोट वापस कांग्रेस में, क्योंकि उस वर्ग को लगता था कि हमको हर हालत में भाजपा को इस प्रदेश से उखाड़ फेंकना है। उनको कहीं ना कहीं वो पढ़ने के बाद वो दिग्भ्रमित हो गए कि कहीं अजीत जोगी जी वापस भाजपा के साथ सरकार तो नहीं बना लेंगे। तो एक विश्वास की कमी थी। इसके अलावा नई पार्टी होने के कारण चुनाव चिन्ह बहुत लेट से मिला हमको, जबकि कई बार देखा गया है कि 1-1, 2-2 साल पहले चुनाव चिन्ह मिल जाता है। हमको चुनाव चिन्ह 4 महीना पहले मिला। चुनाव चिन्ह में पहला बार था तो 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे, कई जगह 10वें नंबर पे हमारा चुनाव चिन्ह था। वो चुनाव चिन्ह जनता तक पहुंचाने में हम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। इसी कारण जो हमारे पार्टी के बड़े 5 नेता थे वही चुनाव जीतने में सफल हुए। बाकी जो आम कार्यकर्ता या जो प्रथम बार, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, उनको अपेक्षा की सफलता नहीं मिली। आपने कहा कि शराबबंदी को लेकर के आपने बात छेड़ा है, आप लोग की घोषणा पत्र में भी था, लेकिन
कांग्रेस ये कह रही है कि शराबबंदी का हमने गंगा जल लेकर कसम नहीं खाया था। उन्होंने किसानों को समर्थन मूल्य देने की बात कहा। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए क्या है, गंगा जल को उठा के जो कसम खाए थे वो सभी घोषणाओं के लिए खाया गया था। उसमें किसानों का कर्जा माफ़ी भी था, 2500 रुपये समर्थन मूल्य भी था, पूर्व बोनस भी देने का था जो भाजपा ने मना किया था, बेरोजगारी भत्ता भी था, शराबबंदी भी थी और ऐसी बहुत सी घोषणाएं थी। वो आपको मालूम होगा, उनका घोषणा पत्र आज भी अवेलेबल हो जाएगा। तो अब चक्कर क्या है, छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़े कमाई का एक जरिया है वो शराब, जिससे बहुत बड़ा राजस्व छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को आता है। और चाह के भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, खासकर भूपेश बघेल की गवर्नमेंट, शराबबंदी कर ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि छत्तीसगढ़ से इतना बड़ा राजस्व हट जाए। और अजीत जोगी जी जो थे वो अगर घोषणा किए थे तो उसकी पैरेलल उनकी प्लानिंग भी थी, उसकी पैरेलल उनके पास प्लानिंग भी थी और उस प्लानिंग के तहत वो शराबबंदी करते, जिसका ना तो हमको राजस्व में नुकसान होता और दूसरा ये जो कुरीति है, ये जो नशा वाली तकलीफ़ है, ये भी ख़त्म हो जाती प्रदेश से। लेकिन अवसर मिला नहीं तो अब उस चीज़ की बात करेंगे तो लोग बाग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। सही है। रही बात, चुनाव नज़दीक है, कुछ महीने बचे, आचार संहिता भी लागू हो जाएगा, लगातार वोकल टीवी भी लगातार लोगों तक पहुंच रहे, जनता से रुझान मिले रहे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस इस बार कितना तैयारी में, क्योंकि लगातार कई सभाएं हुई, पदयात्रा भी हुई, तमाम तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब ये भी कहा जाए कि 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, कितनी तैयारी इस बार? इसमें कोई दो मत नहीं है कि चुनाव हारने के बाद पार्टी में समय समय पे बड़े से छोटे कार्यकर्ता बहुत तेज़ी से पार्टी छोड़ते चले गए। इसी बीच कोविड आ गया और कोविड में हमारी पार्टी को बहुत बड़ी जनहानि हो गई और हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता आदरणीय अजीत जोगी जी का देहांत हो गया। और कोविड और इन सब के सदमे से अब हम लोग उबर चुके हैं। बीच में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अभी की माननीय रेणु जोगी जी की भी तबीयत लगातार 1 साल से ख़राब है और हमारे भाई अमित जोगी जी पिछले लगभग 7-8 महीनों से उनके साथ हैं, क्योंकि पिता को खोने के बाद वो ही जानता है कि अगर कल के दिन भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए पॉलिटिक्स बाद में, पहले उन्होंने अपनी माँ की सेहत को देखा और हम सब उसके लिए तैयार थे और हम लोग खुश हैं कि उन्होंने ये काम किया। लेकिन आपने अभी देखा होगा कि पिछले आने जो गई 20 तारीख है, इस दिन हमने विधानसभा का घेराव रखा था और उम्मीद से ज़्यादा बढ़ चढ़कर पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने उसमें अपनी भागीदारी दी और बहुत अच्छा कार्यक्रम ख़त्म हुआ है। ये मान के चलिए 20 जुलाई से हम लोग चार्ज हो गए हैं और आने वाले चुनाव में पार्टी पूरे 90 सीट पे दमखम के साथ लड़ेगी और कोरबा की चारों विधानसभा में, शहर, कोरबा, कटघोरा, रामपुर और पाली तानाखार, चारों जगह जनता कांग्रेस के प्रत्याशी उतरेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। और अगर अन्य विपक्षी पार्टियों को गलतफहमी है तो गलतफहमी दूर कर लें और बहुत ताकत से हम लोग इस चुनाव को लड़ने वाले हैं। मुद्दे क्या रहेंगे कोरबा में, क्योंकि कोरबा जिले की बात होते तमाम आपने सर्वप्रथम हमको मुद्दा गिनाया कि ये समस्या है, किस तरह देखते हैं इस बार के चुनाव को कोरबा जिले में? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यही है जो हमारा पुराना हमारी घोषणा है कि इस कोई भी सरकार ऐसी बने जिसका निर्णय छत्तीसगढ़ में हो, ना कि दिल्ली से। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को देख लिए हैं और लोग 4.5-5 साल अब इस सरकार को देख लिए। इन सरकारों के समस्त निर्णय दिल्ली से होते हैं। ये अपने बड़े नेताओं और आकाओं के दखल से प्रभावित रहते हैं और उसी ढंग से काम करते हैं जिससे इनके आका खुश रहें। आज आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के राज्यसभा से जितने सदस्य गए हैं कांग्रेस पार्टी से, सब बाहर के लोग हैं। अन्य प्रांतों से बड़े नेताओं को भेजा गया, छत्तीसगढ़ के किसी मूल SC ST या माइनॉरिटी किसी आदमी को नहीं भेजा गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना दखल राष्ट्रीय नेताओं का इस क्षेत्र में है, इस राज्य में। तो हमारा प्रमुख तो यही मुद्दा है कि हम चाहते हैं ऐसी पार्टी की सरकार बने या ऐसी पार्टी की दखल हो राजनीति में, सरकार में, जिसके निर्णय छत्तीसगढ़ में हो। दूसरा, जहाँ तक आप समस्याओं की बात करोगे, 4.5 साल में घोषणाओं के माध्यम से या कागज और अखबारों के और पेपरों के माध्यम से या चैनलों के माध्यम से प्रचार प्रसार में काम तो खूब दिखाया इन्होंने, लेकिन जब ज़मीन पे आप जाके देखेंगे तो इनके सभी कार्यक्रम फेल हैं। सड़कों का हाल बेहाल है। सड़कों का हाल छत्तीसगढ़ में पूरा बेहाल है।
कोरबा विधानसभा की बात करोगे तो कोरबा विधानसभा में पूरे 58-59 वार्डों में, पूरा नगर निगम जोड़ लो 67 वार्डों में, कोई ऐसा गड्ढा नहीं है जो राखड़ से ना पटा हो। कोरबा पूरे विधानसभा में 2 सड़कों का निर्माण हुआ है। एक आप CSEB से चल दो ध्यानचंद चौक तक, वो सड़क कोई बोल नहीं सकता कि 1-2 साल पहले बनी थी। मतलब वो सड़क बनाई ऐसी गई है, उसमें पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार हुआ है और सड़क ख़त्म है। एक सड़क यहाँ बन रही है अपना सरमंगला मंदिर से लेके पूरा कुसमुंडा चौक तक और इधर कनबेरी तक। ये सड़क भी 2019-20 से बन रही है, 3-4 साल हो गया, आज तक वो 7-8 किलोमीटर सड़क बनाने में इनको पसीना आ गया है। और त्राहिमाम हर समय ये जनता हर बरसात में कर रही है, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा कोरबा शहर में या अन्य 3-4 विधानसभा में ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं आई है। ये मेडिकल कॉलेज का बीच में ढोल पीट रहे थे। इंजीनियरिंग कॉलेज जो यहाँ बना हुआ था, वहीं पे इन्होंने मेडिकल कॉलेज खोल दिया है। मेडिकल कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई मामला नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को उसमें जो इंफ्रा बना के देना था वो उसका भी अभाव है और वो बस खुला हुआ है, बाकी उसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इसके अलावा यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है, शिक्षा का स्तर एकदम ख़त्म है, सड़कों की स्थिति आपको मालूम है। नगर निगम में चल दो तो जब से वो महापौर बैठे हैं कोई विकास कार्य की गति नहीं है, पार्षदों का काम नहीं हो रहा है। बहुतों को तो ये लग रहा है कि कहाँ बन के पार्षद फंस गए हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि पूरा कचड़ा से ना पूरे वार्ड पटे पड़े हैं और 100% कांग्रेस की ये सरकार कोरबा के मामले में खासकर नगर निगम में पूरा 100% फेल है। इससे लूज और इससे ख़राब महापौर कोरबा शहर को कभी नहीं मिला। अगर पवन अग्रवाल को जिम्मेदारी मिलता है कोरबा जिले का, तो कितना परिवर्तन लाने की उनकी जो कवायद है, तमाम आपने समस्याएं गिनाई, कितना इसमें मूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो मेरे लिए बहुत जिम्मेदारी का वो हो जाएगा। कभी फ्यूचर में ईश्वर ने चाहा और कभी मौका मिलेगा तो काम भी करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि कोरबा में सबसे पहले कोरबा शहर में चारों तरफ सड़कों का जाल बनाना पड़ेगा और सभी सड़कों को आपको 4 लेन करना पड़ेगा, ताकि कोरबा शहर से निकल के आप जहाँ भी जाओ तो NH में 4 लेन के माध्यम से आप जुड़ जाओ। दूसरा, आपको जो यहाँ पे होलसेल का बहुत बड़ा एक तकलीफ़ है। हमारे यहाँ दरी रोड बहुत बड़ा मार्केट है और नो एंट्री के कारण वहाँ के व्यापारी लोग परेशान रहते हैं। तो जैसे बिलासपुर में माल धक्का है या रायपुर में होलसेल मार्केट है कुम्हारी के पास, वैसा हमको एक बड़ा होलसेल का बाज़ार यहाँ डेवलप करना पड़ेगा। तीसरा, हमको शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। आज की स्थिति में अभी ये जो आत्मानंद पब्लिक स्कूल जो खुले हैं वो भ्रष्टाचार के गढ़ बन गए हैं। नो डाउट पढ़ाई वहाँ अच्छी हो रही है, लोग बाग एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अच्छी हो रही पढ़ाई ऐसा है जो हमारे यहाँ 1-2 ठो खुले हैं, उसमें पंप हाउस में पढ़ाई अच्छी हो रही है, वहाँ शिक्षक अच्छे हैं। पढ़ाई अच्छी होने का तात्पर्य ओनली फॉर शिक्षक के ऊपर रहता है। अच्छे शिक्षक रहेंगे, अच्छा मैनेजमेंट रहेगा तो पढ़ाई क्यों नहीं होगी। तो उसको बहुत तेज़ी से यहाँ खोलने की आवश्यकता थी, अच्छे शिक्षकों को भर्ती करने की आवश्यकता थी। 100 बेड जो हॉस्पिटल है उसको और बड़ा हॉस्पिटल बना के यहाँ की सुविधाएं बढ़ाने की ज़रूरत थी। और जगह जगह जो ये पर्यावरण को लेके जो राखड़ डंपिंग की जा रही है, इसको एक प्लानिंग के तहत इसका सिस्टम को दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है। ये कहीं भी ज़मीनों में कहीं भी डाल दे रहे हैं, इससे खेती भी प्रभावित हो रही है और फसलों को भी नुकसान हो रहा है और यहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया है। दुनिया भर की गंभीर बीमारियों के प्रकोप में यहाँ की जनता आ रही है, तो उस ओर इनको ध्यान देना चाहिए। प्रशासन को, साथ में सरकार को, यहाँ के मंत्री महोदय को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए कि ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली चीज़ है। तो इसका कोई स्थायी विकल्प इनको बनाना चाहिए। जैसे मान लो मानिकपुर खदान, जहाँ कोयला निकासी संपूर्ण हो चुका है, वहाँ पे इन्होंने राखड़ भरा तो ठीक है, अच्छी बात है। वहाँ राखड़ फिलिंग करके मिट्टी उट्टी डलवा के उस पर प्लांटेशन कर दें तो शहर के काम आएगा। ऐसी जगह चयनित करके इनको राखड़ डलवानी चाहिए थी। राखड़ कहीं भी जद खत फेंका जा रहा है, इससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और स्वास्थ्य की गंभीर बीमारियों की चपेट में शहर आने वाला है। तो ये सब चीज़ों पे सुधार कार्य करने की नितांत आवश्यकता है शहर में।
इसके अलावा हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े उद्योग हैं, जैसे मान लो बाल्को है, लैंको है, उसके बाद SECL पूरा यहीं है, NTPC है, CACB है। मतलब अजीत जोगी जी की बहुत बड़ी एक इच्छा थी कि यहाँ क्षेत्रीयता को लाभ मिले, नौकरी में या व्यापार में या छोटी मोटी सप्लाई में। और क्षेत्रीयता का मतलब जो छत्तीसगढ़ का निवासरत जो व्यक्ति है वो क्षेत्रीय व्यक्ति है। तो यहाँ पे इतना बड़ा प्लांट लग रहा है, बाल्को में भी आपने देखा होगा, फिर 1500 मेगावाट का पावर प्लांट और 5-6 लाख टन का एल्युमिनियम प्लांट का बढ़ाया जा रहा है उसको। तो यहाँ सब बाहरी कंपनियाँ आके काम कर रही है और सब बाहर के लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, अन्य प्रांतों से आके। स्थानीय लोगों को रोजगार की स्थानीय लोगों को रोजगार की भी तकलीफ है, स्थानीय लोगों को वहाँ पे अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो इसमें ध्यान देना चाहिए कि यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और सारा काम धाम जो है स्थानीय लोग करें, जिससे कि यहाँ मतलब आर्थिक स्थिति लोगों की अच्छी हो और यहाँ का माहौल सुधरे। विपक्ष में हो आप लोग, तो लगातार जो मजदूर है, स्थानीय लोग लगातार अपनी समस्याओं को लेकर आते होंगे। क्या कुछ मूलभूत समस्या रहते हैं जो आपके पास आते हैं और कितना निदान करने में आप लोग सफल हासिल? देखिए, मैंने आपको बताया कि चुनाव हारने के बाद बड़े पैमाने पे पूरे प्रदेश से पार्टी के छोटे से बड़े कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने लगे। कोविड की चपेट में हमारे माननीय जोगी जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसी पीरियड में उनका देहांत हो गया। और आंटी की तबीयत खराब रहने के कारण हमारे प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान के अमित जोगी जी सक्रिय नहीं रह पाए। तो जितना हो सकता था, जो लोग आते हैं जिनको तकलीफ़ है, प्रशासन को फ़ोन करके उनकी निजी तकलीफ़ को दूर कराने का काम, ये सब हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन चूँकि अब चुनावी वर्ष है, चुनावी साल आ गया है और हम उसमें आ गए हैं। अब अमित जोगी जी ने एक बीच में बैठक की थी 7 तारीख को, उसमें डिसीजन लिया गया कि पार्टी को पूरे 90 सीटों पर लड़ना है। कोर कमेटी की वो बैठक थी और उसी के तहत हम लोगों ने 20 तारीख को एक घेराव किया था विधानसभा का। अब 90 विधानसभा में लगातार अमित जोगी कार्यक्रम बन रहे हैं। यहाँ भी अगस्त महीने में उनका दौरा है और बड़े पैमाने पे हम लोग जूझ रहे हैं और लग रहे हैं। और आने वाले समय में हम चारों विधानसभा में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और उससे जुड़े हुए जो भी अभी समस्याओं को लेकर 4 साल 4.5 साल की जो समस्याएं हैं उसको लेकर लगातार हम प्रदर्शन करेंगे और जनता तक उन चीज़ों को पहुंचाएंगे और उनका निदान भी बताएंगे और चुनाव लड़ेंगे। अगर ईश्वर की कृपा रही और अगर हमारी पार्टी इस पोजीशन में आई तो उन समस्याओं से निजात भी दिलवाएंगे। आपने कहा कि विधानसभा घेराव के सरकार के कामों को लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात के जरिए आम जनों से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं आप लोग, लेकिन उनके जो काम काज को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार उनमें खामियां गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना देखते हैं कि सरकार एक और काम कर रही है, लोग बोल रहे हैं अच्छा है, लेकिन आप लोग बोल रहे हो कि भैया कुछ तो कुछ गड़बड़ है करके, ऐसा क्यों? देखिए क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला, एक किसानों को 2500 रुपये समर्थन मूल्य देना और उनका कर्जा माफ़ करना, इसके अलावा जितनी योजनाएं हैं सब कागज़ों पे चल रही हैं। योजनाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन उन योजनाएं को इम्प्लीमेंट करने की भी एक तरीका होता है। वो इम्प्लीमेंट सिर्फ कागज़ पे हो रहा है, ठीक है। सरकार का पैसा और छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। आप मूर्त रूप से ज़मीन में जाके देखोगे, नरवा गुरवा ये जो बाड़ी वाली योजना चल रही है पूर्णतः फेल है। इसका बहुत ज़्यादा असर मतलब या बहुत ज़्यादा फ़ायदा छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं हुआ। इसके अलावा रोका छेका या गोबर खरीदी वाला हुआ, ये सभी प्रकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच चुका है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने जो योजना लागू की प्रदेश में वो ढंग से लागू की। तो अब कर रहे हैं समीक्षा, माननीय मुख्यमंत्री जी को समीक्षा और पहले करनी चाहिए थी, लेकिन कर रहे हैं, अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है। युवाओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। हाँ, वो करना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता का इनका वादा था लेकिन अभी उसको 5वें साल आधा अधूरा उन्होंने लागू किया है। तो अब जो वर्ग नाराज है उससे भेंट मुलाकात तो करना पड़ेगा। मुलाकात करेंगे तभी तो लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे, बताएंगे हमने लेट क्यों किया, आगे हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसके लिए कर रहे हैं। वो उनका काम है, चाहे मुख्यमंत्री की हैसियत से करें चाहे एक पार्टी के बड़े नेता की हैसियत से करें, उनको करना पड़ेगा। और हम विपक्ष में हमारा जो वो गलत कर रहे हैं या जिससे छत्तीसगढ़ की जनता का अहित हो रहा है उन चीज़ों को रखना हमारा काम है, उनको हम रखेंगे। लगातार ये आप कहते रहे कि जो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है एक के बाद बिछड़ते गए, उन कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की सरकार बनेगी, सपनों के सौदागर कहने जाने वाले अजीत जोगी के जो सपने हैं वो पूरा हो गया, क्या कुछ कहना?
देखिए, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरा पूरे प्रदेश तो नहीं बोलूँगा, पूरे ज़िले के सभी कार्यकर्ताओं से ये आग्रह है, निवेदन भी है कि आप लोगों ने बहुत साथ दिया माननीय अजीत जोगी जी का, अमित जोगी जी का, मेरा या अन्य बड़े नेताओं का। अगर आपको ये लगता है कि 4.5 साल में जिस लिए आप कांग्रेस पार्टी में या अन्य दल में गए थे और वैसी सरकार नहीं चली या वैसा विपक्ष नहीं चला और जो चीज़ें होनी थी वो प्रदेश में हो नहीं पाई, तो अभी भी अवसर है और कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर कोई आना चाहेगा तो उसका स्वागत है और उसको हम पूर्ण सम्मान के साथ अपने साथ लेकर चलेंगे और इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ उसको ले के लड़ेंगे। और निश्चित रूप से अगर अच्छे से लड़ाई लड़ेंगे और अब मुद्दों को सही ढंग से रख के जनता के बीच जाएंगे तो उसका फल मिलता है। उस फल की आस में लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार की लड़ाई बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद ये खास चर्चा करने के लिए, हमको समय देने के लिए। धन्यवाद वोकल टीवी का और आपका, आपने समय दिया और हमको इस लायक समझा कि हम आपके पास बैठ के इस चर्चा कर सकते हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पवन अग्रवाल जी, जिनसे हमने बातचीत किया और जाना किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है वो कामकाज कर रही है, कितना विफल रहा है और किन किन मुद्दों को लेकर आने वाले समय में जोगी कांग्रेस लगातार जनता के बीच में पहुंचेगी और अपनी बातों को लेकर के आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में अपनी दमखम दिखाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल उन्होंने बताया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस आने वाले समय के लिए तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के सपनों को पूरा करने के लिए वो लगातार कवायद कर और आने वाले समय में 90 विधानसभा सीटों में वो चुनाव लड़ेंगे और देखने वाली बात रहेगी कितना जनता उनको आशीर्वाद देती है। मेरे सहयोगी छन्नू साहू के साथ टिकेश वर्मा, कोरबा, छत्तीसगढ़।